क्या कभी आपको किसी खास इंसान से बात करते हुए ऐसा लगा है जैसे आप किसी बारूदी सुरंग पर चल रहे हों? एक जरा सी गलती और बस धमाका हो जाता है। आपने जैसे ही खुद को बचाने की कोशिश की, पल भर में आपको सारे गुनाहों का दोषी ठहरा दिया जाता है। अगर ये सब आपके साथ हुआ है, तो बहुत संभावना है कि आप एक नार्सिसिस्ट से निपट रहे हैं। ये हेरफेर के उस्ताद आपकी भावनाओं और आपके ध्यान से पोषण पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कुछ ऐसे गुप्त हथियार हैं जो न सिर्फ आपको बचाएंगे बल्कि किसी भी नार्सिसिस्ट को सचमुच पागल कर देंगे। इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 चीजों का खुलासा करेंगे। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक चाबियां, साइकोलॉजिकल कीज है जो मैनिपुलेटर को उसकी ताकत से वंचित कर देंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें और आप जान जाएंगे कि कैसे एक शिकार विक्टिम से एक ऐसे इंसान में बदलना है जिससे नार्सिसिस्ट खुद डरने लगता है। इससे पहले कि हम अपने हथियारों की ओर बढ़े, आइए जल्दी से समझते हैं कि हम किससे निपट रहे हैं। नार्सिसिस्ट सिर्फ एक आत्ममुग्ध सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति नहीं होता। उनकी साइकोलॉजी में आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम की जगह पर एक बहुत बड़ा काला गड्ढा होता है जिसे वे बेताबी से दूसरों की कीमत पर भरने की कोशिश करते हैं। इस भूख को नार्सिसिस्टिक सप्लाई या नार्सिसिस्टिक रिसोर्स कहते हैं। यह तारीफ, डर, आपका गुस्सा, आपके आंसू या कोई भी मजबूत भावना हो सकती है। उनके लिए आप एक इंसान नहीं बल्कि एक फंक्शन या उस रिसोर्स का बस एक जरिया है। उनका मुख्य लक्ष्य है कंट्रोल। आपको और आपकी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करके उन्हें लगता है कि वे जरूरी और शक्तिशाली हैं। इस सरल तंत्र को समझना, यानी सप्लाई की भूख और कंट्रोल की प्यास, आज हम जिन तकनीकों की बात करेंगे उनका आधार है। हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बस उसकी ऑक्सीजन काट देंगे, उसे उस चीज से वंचित कर देंगे जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है। तो हमारी पहली और शायद सबसे जरूरी तकनीक को ग्रे रॉक मेथड या मेथड ऑफ ग्रे स्टोन कहा जाता है। कल्पना कीजिए, सड़क के किनारे पड़ा एक धूसर बेजान पत्थर। क्या आप उस पर ध्यान देते हैं? नहीं। क्या आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। वह आप में कोई भावनाएं या कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं करता। आपका काम नार्सिसिस्ट के लिए ठीक वही पत्थर बन जाना है। जब वह आपको झगड़े के लिए उकसाने की कोशिश करे, आप में अपराध बोध पैदा करे या अपने दुखों की ड्रामेबाज कहानियां सुनाए, आपको जवाब बहुत छोटा, रूखा और एकदम भावहीन इमोशनलिस्ट देना है। जैसे हां, नहीं, ठीक है, समझ गया स्लैश गई। अपनी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं और कोई बहस नहीं। आप उसके लिए जानकारी और भावनाओं के मामले में एक रुकावट, एक इमोशनल डेड एंड बन जाते हैं। शुरुआत में यह उसे हैरान कर देगा। वह आपके कवच को तोड़ने और अपनी भावनाओं की खुराक पाने के लिए दबाव बढ़ाएगा, लेकिन आपको चट्टान की तरह अटल रहना होगा। तो आखिर क्यों यह देखने में इतना साधारण तरीका उन्हें इतने प्रभावी ढंग से परेशान कर देता है? इसकी वजह है वही नार्सिसिस्टिक फीड, यानी अहंकार की खुराक। नार्सिसिस्ट एक एनर्जी वैम्पायर की तरह ड्रामा से जीता है। आपकी चीखें, आंसू, सफाई, आपका गुस्सा, ये सब उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन है। लेकिन जब उसका सामना ग्रे रॉक मेथड से होता है, तो वह भूखा रह जाता है। वह आपको उकसाने में बेतहाशा ऊर्जा लगाता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ खालीपन मिलता है। यह ऐसा है जैसे आप खाई में चिल्ला रहे हो। उसका फूला हुआ अहंकार, जिसे दुनिया से लगातार प्रतिक्रिया, रिएक्शन चाहिए होती है, इस खालीपन को सह नहीं पाता। यह उसके लिए असहनीय होता है। वह समझ ही नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह जो इतना शानदार और महत्वपूर्ण है, उसे कोई नजरअंदाज कैसे कर सकता है? यह उसके बनाए हुए उस नाटक को तोड़ देता है जिसमें वह डायरेक्टर है और आप उसकी कठपुतली। कल्पना कीजिए, एक एक्टर स्टेज पर खड़े होकर एक भावुक मोनोलॉग बोल रहा है और पूरा हॉल चुपचाप अपने फोन में देख रहा है।
ग्रे रॉक मेथड अपनाने पर नार्सिसिस्ट को ठीक यही महसूस होता है। अगला सबसे असरदार हथियार है अपनी निजी सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करना और उनकी डटकर रक्षा करना। एक नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति के लिए आपकी सीमाएं बाउंड्रीज होती ही नहीं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपके समय, आपकी जगह, आपके फैसलों और आपकी भावनाओं में दखल देने का पूरा अधिकार है। वे आपको आधी रात को फोन करेंगे, बिन मांगी सलाह देंगे, आपके फैसलों की आलोचना करेंगे और आपका चौबीसों घंटे ध्यान मांगेंगे। आपका काम है एक दीवार खड़ी करना, और सिर्फ खड़ी करना नहीं, बल्कि उसे साफ साफ बताना और हर कीमत पर उसकी सुरक्षा करना। यह काम साधारण पर बेहद मजबूत दृढ़ वाक्यों के माध्यम से किया जाता है। जैसे, अभी बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं कल फोन करूंगा स्लैश करूंगी। आपकी राय के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने तरीके से करूंगा स्लैश करूंगी। मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूं। कृपया मुझ पर आवाज ऊंची न करें। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आपको न तो कोई सफाई देनी है और न ही कोई कारण समझाना है। आपको अपनी सीमाओं के अधिकार को साबित करने की जरूरत नहीं है। आप बस उन्हें एक अटल सत्य की तरह प्रस्तुत करते हैं। नार्सिसिस्ट को इस बात से कई कारणों से आग बबूला होना पड़ता है। पहली बात, यह उसके सब कुछ करने की छूट और नियंत्रण के एहसास को सीधा चैलेंज करता है। उसको, जो खुद को दुनिया का केंद्र मानता है, कोई चीज मना कैसे हो सकती है? यह उसके पूरे सोचने के तरीके की नींव को तोड़ देता है। दूसरा, जब आप सीमाएं, बॉर्डर्स सेट करते हैं, तो वह उसके इमोशनल रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाता। अगर वह आपको रात के 3 बजे फोन करके अपना सारा स्ट्रेस और नेगेटिविटी नहीं निकाल सकता, तो वह अपनी इमोशनल डंपिंग ग्राउंड से महरूम हो जाता है। तीसरा, जब आप बिना किसी गुस्से और बिना कोई सफाई दिए मजबूती से ना कहकर खड़े रहते हैं, तो वह एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसको आदत है कि लोग या तो उसके आगे झुक जाएंगे या फिर एक भावनात्मक झगड़े में उलझ जाएंगे जिसमें वह हमेशा जीतता है, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं होते। लेकिन जब आप शांत रहकर पूरे कॉन्फिडेंस से सिर्फ नहीं बोल देते हैं, तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। कल्पना कीजिए कि वह एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है और अचानक वहां एक मजबूत, मूक, साइलेंट ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है। उसकी पहली प्रतिक्रिया शॉक होती है और दूसरी गुस्सा और उस दीवार को तोड़ने की बेहद कोशिश। लेकिन अगर दीवार अपनी जगह पर टिकी रहती है, तो वह गुस्से और निराशा में पागल होकर कोई और शिकार या कोई और दरवाजा ढूंढने चला जाता है। अब हम तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक पर आते हैं। यह तकनीक आपसे जबरदस्त संयम मांगती है, लेकिन इसके परिणाम सचमुच असाधारण होते हैं। यह है हर तरह की भड़काऊ बातों और उकसावे के सामने भी अपने मन को एकदम शांत, यानी बर्फीला शांत, आइस कोल्ड रखना। नार्सिसिस्ट उत्तेजित करने, प्रोवोकेशन में माहिर होते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि आपके कौन से ट्रिगर पॉइंट्स दबाने हैं, ताकि आप वही प्रतिक्रिया दें जो वे चाहते हैं, जैसे गुस्सा, गहरा दुख या अपराध बोध। इसके लिए वे आपको अपमानित कर सकते हैं, आपकी सफलताओं को नकार सकते हैं या आपकी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिला सकते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि आप अपना नियंत्रण खो दें, क्योंकि जिस पल आप चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं या अपनी सफाई पेश करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि वह जीत गया। उसे अपना रिसोर्स, यानी अटेंशन मिल जाता है, और फिर वह बड़े चाव से कहता है, देखो, तुम कितने या कितनी हिस्टेरिकल, अधीर हो। मैंने पहले ही कहा था। आपका काम बस इतना है, उसे यह खुशी बिल्कुल नहीं देनी है। जब वह आप पर हमला शुरू करे, तो कल्पना कीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं जो एक दिलचस्प, लेकिन जिसकी हरकतें पहले से पता हों, यानी प्रिडिक्टेबल, ऐसे कीड़े के व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं। बिना किसी भावनात्मक भागीदारी के बस हल्की सी दूरी और जिज्ञासा के साथ उसकी तरफ देखिए। गहरी सांस लीजिए। जवाब या तो बिल्कुल तटस्थ, न्यूट्रल दीजिए, या फिर पूरी तरह चुप रहिए। उसे यह महसूस होने दीजिए
कि वह खाली दीवार से बात कर रहा है। आखिर ये चीज इतना असर क्यों करती है? आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन, उसकी ताकत को वैधता देती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप उसे एक कड्ढा संकेत देते हैं। तुम्हारा मुंह पर कोई असर नहीं पड़ता, तुम्हारे शब्द मेरे लिए महत्वहीन है। यह सीधा उसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस पर वार करता है, जो उसे सबसे ज्यादा चुभता है। उसने आपको ठेस पहुंचाने में इतनी मेहनत की और आप एक पोकर प्लेयर की तरह शांत बैठे हैं। यह उसे पूरी तरह से बेअसर कर देता है। वह खुद को मूर्ख और शक्तिहीन महसूस करता है। यह वैसा ही है जैसे कोई मस्खरा क्लाउन पूरी जान लगाकर दर्शकों को हंसाने की कोशिश कर रहा हो और हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाए। उसके हेरफेर, मैनिपुलेशन का पूरा झकीरा बेकार हो जाता है। उसका जाना पहचाना खेल, स्क्रिप्ट टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। वह शायद अपना दबाव बढ़ाएगा या सीधी गालियों पर उतर आएगा, लेकिन अगर आप शांति बनाए रखते हैं तो वह अंततः जलकर राख हो जाएगा, अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देगा। यह न केवल उसे उसके संसाधन से वंचित करता है, बल्कि नियंत्रण, कंट्रोल के वॉइस को गुसाद से आकर का तल है कि उसके एहसास को भी छीन लेता है, जो उसके लिए असहनीय है। चौथा, एक बहुत ही चतुर दांव है जिसे हम डिप्लोमेटिक जूडो कह सकते हैं। इस तकनीक में तुम वाले वाक्यों की जगह हम वाले वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर तब जब आपको नार्सिसिस्ट को कोई समस्या बतानी हो। नार्सिसिस्ट किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं करते। तुमसे शुरू होने वाला कोई भी वाक्य, जैसे तुमने फिर कचरा बाहर नहीं फेंका या तुमने मुझे दुख पहुंचाया है, उन्हें अपनी आदर्श छवि पर सीधा हमला लगता है। ऐसे में फौरन ही उनकी बचाव प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। वे इनकार करेंगे, आप पर ही उल्टा इल्जाम लगाएंगे या फिर गैसलाइटिंग शुरू कर देंगे। इसके बजाय समस्या को इस तरह से दोहराने की कोशिश करें कि वह एक साझा यानी कॉमन समस्या लगे। उदाहरण के लिए, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते कहने के बजाय कहें, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, चलो मिलकर इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। तुम हमेशा देर से आते हो की जगह आप कह सकते हैं, हमें अपने समय को थोड़ा बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि हम कहीं भी देर से न पहुंचे। यह एक सूक्ष्म लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। इसका असर नार्सिसिस्ट पर क्या होता है? यह उसके पैरों तले जमीन खींच लेता है। वह पूरी तरह से हमले के लिए तैयार होता है। उसने अपने सारे जवाबी तर्क तैयार कर रखे होते हैं, लेकिन हमला होता ही नहीं है। आप उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने के बजाय हमारी साझा समस्या को हल करने का प्रस्ताव देते हैं। जब आप खुद को उसके साथ एक ही टीम में रखते हैं, तो उसके लिए बचाव करना और आपको दोषी ठहराना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यह बात उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देती है। बेशक, वह तब भी चीजों को ऐसे घुमाने की कोशिश कर सकता है कि गलती आपकी ही है, लेकिन उसकी सामान्य बचाव प्रणालियां, डिफेंस मैकेनिज्म, पहले से कहीं ज्यादा खराब काम करती है। वह मजबूरन या तो यह मानता है कि समस्या साझा है, जो उसके लिए बहुत असहज होता है, या फिर एक रचनात्मक प्रस्ताव को ठुकराकर पूरी तरह से बेतुका दिखने लगता है। यह तकनीक उसके दिमाग को एक अपरिचित मोड में काम करने के लिए मजबूर करती है। वह ऑटो पायलट पर काम नहीं कर पाता। यह ऐसा है जैसे आपने लड़ाई की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति के सामने अचानक कोई लॉजिक पहेली फेंक दी हो। वह घबरा जाता है और अपनी मानक जोड़ तोड़, स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन का उपयोग न कर पाने के कारण परेशान और चिढ़ जाता है। हमारी योजना का पांचवां सिद्धांत है, भावनाओं को दरकिनार करते हुए केवल तथ्यों पर अटल रहना। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ कोई भी बहस आपको भावनाओं, दोषारोपण, मनगढ़ंत व्याख्याओं और उन यादों के दलदल में खींचने की कोशिश होती है जिन्हें वो अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ देगा। वो इस तरह की बातें करेगा, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तुमने कभी मेरी कदर नहीं की, तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो। ये सब भावनात्मक हेरफेर है जिनका कोई ठोस आधार नहीं है। आपका हथियार है
तथ्य, सीधे, परखे जा सकने वाले, अकाट्य तथ्य। किसने क्या महसूस किया, इसकी बहस में पढ़ने के बजाय आप सिर्फ डेटा और जानकारी का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, तुमने कहा था कि तुम 7 बजे घर आ जाओगे। अभी 9 बज रहे हैं। यह एक तथ्य है। हमारी सहमति बनी थी कि तुम यह बिल चुकाओगे। यह रहा बिल, यह चुकाया नहीं गया है। यह एक तथ्य है। उसे बातचीत को भटकाने की इजाजत न दें। जैसे ही वो शुरू करता है, अरे, तुम्हें याद है, तुमने 3 साल पहले, आप शांति से उसे वापस विषय पर लाते हैं। हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम एक खास विशिष्ट तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं। यह बात एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति को बौखला देती है, क्योंकि तथ्य, फैक्ट्स, उसके लिए क्रिप्टोनेट का काम करते हैं, यानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। वह तथ्यों से बहस नहीं कर सकता। भावनाओं और यादों के विपरीत तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना उसके लिए आसान नहीं होता। तथ्यों की दुनिया एक निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ सच्चाई होती है, जबकि नार्सिसिस्ट अपनी ही घड़ी हुई, मनगढ़ंत दुनिया में रहता है, जहां वह हमेशा सही होता है। जब आप उसे किसी अकाट्य, अनडिनाइबल तथ्य से घेर लेते हैं, तो आप उसकी भ्रमपूर्ण दुनिया को चकनाचूर कर देते हैं। उसके पास केवल दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, या तो वह उस सच को स्वीकार करे जो उसके अहंकार के लिए मौत के समान है। दूसरा, या फिर वह हंगामा करे, नखरे दिखाए और आपको क्रूर या तुच्छ होने का दोषी ठहराए। ज्यादातर मामलों में वह दूसरा विकल्प ही चुनता है। लेकिन इस स्थिति में भी जीत आपकी होती है, क्योंकि आपने उसकी हेरफेर, मैनिपुलेशन का शिकार नहीं हुए और भावनात्मक दलदल में नहीं फंसे। आप सच्चाई की ठोस जमीन पर खड़े रहे और वह अपने झूठ तथा वास्तविकता को न स्वीकार पाने की अक्षमता के साथ अकेला रह गया। यह बात उसके आत्मविश्वास को, खासकर उसकी अपनी नजरों में, कमजोर कर देती है, हालांकि वह यह बात आपको कभी नहीं दिखाएगा। छठवीं सलाह, माफी मांगना बंद कर दें। जो लोग एक अहंकारी, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ लंबे रिश्ते में होते हैं, वे हर छोटी बड़ी बात के लिए माफी मांगने की आदत बना लेते हैं। अपने एहसासों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, यहां तक कि मौसम या नार्सिसिस्ट के खराब मूड के लिए भी। मैनिपुलेटर जानबूझकर आप में अपराध बोध भरता है, ताकि आप उसके लिए सुविधाजनक और आज्ञाकारी बने रहें। जब भी आप अपनी बात रखने या असंतोष व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो आपको तुरंत इल्जाम दिया जाता है, यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। और समय के साथ आप इस पर विश्वास करने लगते हैं और सिर्फ टकराव खत्म करने के लिए बिना सोचे समझे अपने आप माफी मांगने लगते हैं। तो सुनिए, अब इसे रोकना होगा, हमेशा के लिए। उसकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना बंद करें। आपको अपनी भावनाओं का अधिकार है। आपको कुछ चाहने का अधिकार है। आपको अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी सिर्फ तभी मांगे जब आप वास्तव में गलत हो। बाकी सभी मामलों में या तो चुप रहें या मजबूती से अपनी बात पर अड़े रहें। आखिर माफी न मांगना किसी अहंकारी व्यक्ति, नार्सिसिस्ट को इतना गुस्सा क्यों दिलाता है? इसकी वजह यह है कि आपकी हर माफी उसके अहंकार की एक खुराक, नार्सिसिस्टिक सप्लाई होती है। यह उसकी सर्वोच्चता, उसकी सत्ता और आपके दब जाने की पुष्टि करती है। लेकिन जब आप माफी मांगना बंद कर देते हैं, तो आप यह स्रोत ही बंद कर देते हैं। वह उम्मीद करता है कि आप हमेशा की तरह सारा इल्जाम अपने सिर लेंगी और यह झगड़ा उसके बताए हुए तरीके से खत्म हो जाएगा। पर आप ऐसा नहीं करते। आप या तो चुपचाप उसे देखती है या फिर शांति से कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस स्थिति में माफी मांगने की कोई जरूरत है। यह उसकी पूरी मानसिक प्रणाली के लिए एक बड़ा सदमा होता है। इसका मतलब है कि अपराध बोध, गिल्ट से जुड़ी उसकी चालबाजी अब काम नहीं कर रही है। वह आप पर नियंत्रण का अपना सबसे बड़ा हथियार खो देता है। वह भड़क उठेगा। वह आप पर निर्दयी होने का, स्वार्थी होने का या कोई भी इल्जाम लगाएगा। लेकिन याद रखिए, यह बेबसी का गुस्सा होगा। कल्पना कीजिए, आप घंटी बजाने के लिए रस्सी खींचते हैं।
पर घंटी बजती नहीं। आप और जोर से खींचते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ खामोशी है। ठीक यही चीज उस अहंकारी व्यक्ति के साथ होती है जब आप उसे वह माफी देना बंद कर देते हैं जिसका वह हकदार नहीं है। सातवां तरीका, जो खासकर तब असरदार होता है जब आप किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति नार्सिसिस्ट से सामाजिक या कामकाजी माहौल में निपट रहे हों, वह है सबके सामने मगर विनम्रता से उनकी बात से असहमत होना। एक नार्सिसिस्ट को हर बात का जानकार, विशेषज्ञ और एक आदर्श इंसान दिखने का दिखावा करना बहुत पसंद होता है। वे अक्सर जोरदार बेबाक दावे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करेगा और उनसे सहमत होगा। ज्यादातर लोग या तो चुप रहते हैं क्योंकि वे उलझना नहीं चाहते, या बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। आपका काम है इस माहौल को तोड़ना। जब वह किसी मीटिंग में या दोस्तों के बीच में कोई साफ साफ गलत बात कहे या तथ्यों को तोड़डाच मरोड़दस कर पेश करे, तो आप शांति और विनम्रता से कह सकते हैं, माफ करना, लेकिन इस विषय पर मेरे पास थोड़ी अलग जानकारी है। रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े ये है। या फिर आप कह सकते हैं, यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, लेकिन मैं इससे अलग राय रखता स्लैश रखती हूं। यहां मुख्य बात है शांति और विनम्रता। आपको बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होना है और न ही उन पर व्यक्तिगत हमला करना है। सिर्फ तथ्य और आपकी अपनी राय जो उनकी राय से अलग हो। उस पल एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? महाविनाश, उसका वो सार्वजनिक मुखौटा जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, चकनाचूर हो जाता है। आपने सिर्फ उससे असहमत होकर नहीं छोड़ा, बल्कि आपने यह दर्शकों, जो उसके संसाधन का स्रोत है, उनके सामने किया है। यह उसके अधिकार को कमजोर करता है और उसकी काबिलियत पर सवाल खड़ा करता है। चूंकि आपने यह बहुत शालीनता से किया है, वह खुले तौर पर आप पर हमला नहीं कर सकता। इससे वह अयोग्य या अप्रभावी लगेगा। वह फंस जाता है। अब उसे मजबूर होकर या तो अपनी बात तर्क के साथ साबित करनी होगी, जो अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि उसकी बात मनगढ़ंत हो सकती है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन यह कदम बहुत जोखिम भरा है। यह रणनीति उसे दर्शकों पर नियंत्रण खोने पर मजबूर करती है। वह खुद को सच्चाई का एकमात्र स्रोत मानता है, और तभी आप आते हैं और सबके सामने दिखा देते हैं कि राजा नंगा है। वह इस बात को कभी नहीं भूलेगा और आपसे नफरत करेगा, क्योंकि आपने सबसे पवित्र चीज पर हमला किया है, उसकी सार्वजनिक छवि पर। आठवीं चीज जो नार्सिसिस्ट को यकीनन विचलित कर देगी, यानी उसे सबसे ज्यादा परेशान कर देगी, वो है उसकी उपलब्धियों और तारीफ बटोरने की हर कोशिश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। नार्सिसिस्ट को लगातार तालियों की गड़गड़ाहट और सराहना की जरूरत होती है। वह अपनी सफलताओं के बारे में डींगे मारेगा, जो अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई या मनगढ़ंत होती है। वह बताएगा कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं, उसकी कितनी कुद्र करते हैं, और अपनी नई नई महंगी चीजें भी दिखाएगा। यह सब कुछ सिर्फ एक ही उद्देश्य से किया जाता है, आपकी प्रतिक्रिया पाना, आपकी तारीफ बटोरना या आपकी ईर्ष्या जगाना। यह उसके अहंकार के लिए ईंधन का काम करता है, और आप उसे यह ईंधन देते ही नहीं हैं। जब वह अपना अगला शेखी भरा मोनोलॉग भाषण शुरू करता है, तो आप उसे एकदम बेजान चेहरे के साथ सुनते हैं। आप न तो कोई सवाल पूछते हैं और न ही यह कहते हैं कि वाह, ये तो कमाल है। ज्यादा से ज्यादा आप बस सिर हिलाते हैं और अच्छा, ठीक है कहकर बात को किसी बिल्कुल ही अलग रोजमर्रा के विषय पर ले आते हैं। उदाहरण के लिए, उसने आपको आधे घंटे तक बताया कि उसने कितनी शानदार तरीके से कोई नेगोशिएशन किया, और आप आखिर में कहते हैं, ठीक है, वैसे घर आते समय ब्रेड लाना मत भूलना। यह सीधे तौर पर उसकी अहमियत खत्म कर देना है, और एक नार्सिसिस्ट के लिए यह सीधे अपमान से भी ज्यादा बुरा होता है। सीधा अपमान तो फिर भी एक तीव्र भावना है, एक तरह की ऊर्जा है, लेकिन आपकी यह बेपरवाही, यह उसके लिए एक शून्य है। यह उसे एक स्पष्ट संदेश देता है,
जिस बात को तुम इतना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण समझते हो, मेरे लिए उसका रत्ती भर भी महत्व नहीं है। यह सीधे उसके व्यक्तित्व के मूल पर वार करता है। उसने आपको प्रभावित करने के लिए इतनी कोशिश की, इस भाषण की रिहर्सल की, और आपने बस उसके प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह उसे सिर्फ महत्वहीन नहीं, बल्कि अदृश्य महसूस कराता है। यह उसके लिए नार्सिसिस्टिक ट्रॉमा पैदा करता है, क्योंकि उसका भव्य आत्मपूर्ण उदासीनता से टकरा जाता है। वह गुस्से से पागल हो जाएगा और हैरान रह जाएगा। वह सीधे आपसे पूछ भी सकता है, क्या तुम्हें इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है? और इस पर आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हैं, क्यों नहीं? दिलचस्पी क्यों नहीं होगी? बस मैं सोच रहा स्लैश रही थी कि रात के खाने में क्या बनाना है। यह तरीका उसके हाथ से आत्मपुष्टि का सबसे बड़ा उपकरण, यानी उसकी शेखी या डींगे मारना, छीन लेता है। नौवां बिंदु, और यह शायद आपके लिए सबसे सुखद और उस नार्सिसिस्ट के लिए सबसे पीड़ादायक है। यह आपकी अपनी सफलता और खुशी है, जो आपने उसकी भागीदारी के बिना हासिल की है। नार्सिसिस्ट आपकी दुनिया का केंद्र बनना चाहता है। वह चाहता है कि आपकी जिंदगी, आपकी भावनाएं, आपकी सफलताएं और आपकी असफलताएं उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे। वह अक्सर अनजाने में और कभी-कभी जानबूझकर आपके विकास के प्रयासों को नाकाम करता है, जैसे कि नया शौक ढूंढना, दोस्तों से मिलना या करियर में आगे बढ़ना। उसे फायदा होता है अगर आप उस पर निर्भर रहें और थोड़े दुखी रहे, क्योंकि तब आपको नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसलिए सबसे बुरी चीज जो आप उसके लिए कर सकते हैं, वह है सचमुच में एक खुशहाल और सफल इंसान बन जाना। ऐसी नौकरी ढूंढिए जो आपको पसंद हो। खेलकूद कीजिए, यात्रा कीजिए, सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाइए। अपनी जिंदगी को ऐसे अर्थ से भर दीजिए जिसमें नार्सिसिस्ट के लिए जगह ही न बचे। उसे यह बात पागल क्यों कर देती है? आपकी सफलता उसकी नगण्यता और आपकी जिंदगी में उसकी गैर जरूरी मौजूदगी का जीता जागता सबूत है। यह उसके इस सबसे बड़े वहम को तोड़ देता है कि उसके बिना आपका कोई वजूद नहीं है। जब वह देखता है कि आप फल फूल रहे हैं और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसका फूला हुआ अहंकार गुब्बारे की तरह फट जाता है। इससे उसे जबरदस्त जलन और गुस्सा आता है। वह आपकी सफलताओं को अपना नहीं बता सकता, वह उन पर काबू नहीं कर सकता। आपकी सफलता एक आईना है जिसमें उसे अपना ही खोखलापन दिखाई देता है। वह आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश करेगा। बस इतनी सी बात, प्रमोशन तो वहां सबको मिलता है, या फिर उन्हें खुद का बता देगा, यह सब मेरी वजह से, मेरी सपोर्ट से हुआ है। मगर आप तो सच जानते हैं, और आपकी यह सच्ची, उससे आजाद खुशी उसके लिए एक शाश्वत खामोश फटकार बन जाएगी, जो उसे हमेशा परेशान करती रहेगी और पागल बना देगी। और आखिर में 10वां और सबसे असरदार तरीका, यह नार्सिसिस्ट के साथ डील करने का अल्टीमेट हथियार आपकी न्यूक्लियर बटन है। यह है संपर्क का पूरी तरह से तोड़ देना, जिसे कंप्लीट नो कांटेक्ट भी कहते हैं। अगर स्थिति इजाजत देती है और आप बच्चों या काम की वजह से इस व्यक्ति से मजबूती से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उसकी शक्ति छीनने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाना। उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दें, उसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दें, और उन सभी जगहों से बचे जहां आप मिल सकते हैं। कोई फेयरवेल टॉक नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस गायब हो जाइए। यह कमजोरी या कायरता की निशानी नहीं है, यह खुद की देखभाल, सेल्फ केयर का सबसे बड़ा कार्य है, और यह नार्सिसिस्ट के अहंकार पर सबसे जबरदस्त हमला है जो आप कर सकते हैं। आप सिर्फ उसे सप्लाई, नार्सिसिस्टिक सप्लाई देना बंद नहीं करते, बल्कि आप उससे भविष्य में यह सप्लाई पाने की संभावना ही छीन लेते हैं। आप उसे अपनी असलियत से पूरी तरह मिटा देते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए बिना कोई सफाई दिए पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर देना, यानी नो कांटेक्ट, सबसे बड़ी सजा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह उन्हें क्लोजर, समाप्ति नहीं देता। उन्हें अपनी आखिरी चाल चलने का मौका नहीं मिलता। वे अपनी अंतिम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। न ही जाते जाते आपको हर चीज के लिए दोषी ठहरा सकते हैं,
और न ही वे दरवाजा आखिरी बार जोर से बंद कर सकते हैं। आप बस उन्हें उनके अपने नाटक के क्लाइमेक्स से वंचित कर देते हैं। यह नियंत्रण की पूर्ण हानि है। वे आपको मैसेज नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, कुछ भी सुधार या बिगाड़ नहीं सकते। आप अपनी मर्जी से उनके लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं। यह उन्हें एक ऐसा करारा संदेश देता है, तुम मेरे लिए इतने मामूली हो कि मैं तुम्हें कुछ भी बताने लायक नहीं समझती स्लैश समझता। यह आपके जीवन से उनके वजूद को पूरी तरह और बिना शर्त मिटा देना है। वह गुस्से से पागल हो जाएगा। वह कॉमन दोस्तों के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन अंत में वह उस खालीपन के साथ अकेला रह जाएगा जिसे आपने उसकी जगह पर छोड़ दिया है। और यही चीज उसे पागल कर देगी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हैं। हमने 10 सबसे असरदार तकनीकों पर बात की जो एक नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति को उसकी ताकत से बेदखल कर देती है। इसमें खुद को ग्रे रॉक बना लेने से लेकर मजबूत और अटूट सीमाएं, बाउंड्रीज भी तय करने तक, अपने खुद के सुकून को प्राथमिकता देने से लेकर और आखिर में पूरी तरह से नो कांटेक्ट, संपर्क विच्छेद करने तक की रणनीतियां शामिल है। सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि आप नार्सिसिस्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खेल के नियम, रूल्स ऑफ द गेम पूरी तरह से बदल सकते हैं। प्रतिक्रिया देना बंद करें, काम करना शुरू करें, उसके नाटक में शामिल होना बंद करें, अपना खुद का स्क्रिप्ट, पटकथा लिखना शुरू करें। इनमें से हर एक तरीका आपकी जिंदगी और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण वापस पाने की तरफ उठाया गया एक कदम है। यह लाचारी से ताकत की ओर का सफर है। याद रखें, आपकी सबसे कीमती चीज आपका मानसिक सुकून है और इसे आपसे छीनने का हक किसी को नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ पर नए एपिसोड्स मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सी तकनीक आपने पहले से इस्तेमाल की है? या हो सकता है आपके पास मैनिपुलेटर्स, हेर फेर करने वालों से निपटने का कोई अपना सीक्रेट तरीका हो? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर साझा करें। आइए हम सब एक दूसरे की मदद करें।